हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स 2 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ऐसा कह सकते हैं कि मैथ्स 2 में सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है ये, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इंटीग्रेशन की बात करूँ, डेफिनाइट की और एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो इंटीग्रेशन में से हर साल मिनिमम 3 क्वेश्चंस सीईटी में पूछे जाते हैं, मिनिमम, ठीक है। बात समझ में आ रही है। डेफिनाइट को ऐड करेंगे और एप्लीकेशन को ऐड करेंगे तो फिर वो और ज़्यादा इसका वेटेज हो जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग सिर्फ इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे। हर साल मिनिमम 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि 6 मार्क्स का इस चैप्टर में से हर साल आता है, ठीक है। ओके, इंटीग्रेशन को प्यार से प्रिमिटिव भी कहा जाता है और एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा लिख करके आ जाए ना, फाइंड प्रिमिटिव या फिर फाइंड एंटी डेरिवेटिव, तो घबराना नहीं है। प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन ही होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे कोरोलरी से, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को आती ही होगी है, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन दे देता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली कोरोलरी है fx द होल रेस टू n इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू fx द होल रेस टू n+1 अपॉन n+1, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन हो और उस फंक्शन के ऊपर कुछ पावर हो एंड इस फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में अवेलेबल हो सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। फंक्शन के ऊपर पावर और उस फंक्शन का डेरिवेटिव, पावर के साथ का डेरिवेटिव नहीं बोल रहा हूँ मैं, बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू में अगर अवेलेबल हो, फंक्शन के ऊपर पावर हो, तो उसका आंसर होता है फंक्शन रेस टू पावर +1 अपॉन पावर +1। ये बिल्कुल एक्स रेस टू एन की तरह है। एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स रेस टू n+1 अपॉन में n+1 प्लस सी, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर fx को x मान रहे हैं और x रेस टू n का फॉर्मूला लगा दे रहे हैं। लेकिन ऐसा तभी कर सकते हैं जब fx रेस टू n के साथ साथ fx का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लिकेशन में अवेलेबल हो। समझ में आया? ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ एक, तो क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपको दे दिया गया साइन x इंटू कॉस रेस टू 5x dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो। अब आप लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन है, दिस इज़ द फंक्शन एंड ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा साइन x रेस टू, साइन x का पावर कितना है? 1 है, तो 1+1 अपॉन 1+1 प्लस सी, ठीक है। ये आंसर होगा, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने ये कहा था कि डेरिवेटिव सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस होता है, कॉस रेस टू 5 नहीं होता। समझ में आया? ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब हम लोग ये करेंगे कि कॉस को फंक्शन मान लेंगे और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, ठीक है। तो उसको साथ में मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे। अब कोई सोच रहा होगा कि माइनस साइन तो नहीं है, यहाँ पर अपने पास साइन दिया हुआ है, तो ठीक है, माइनस से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, या ऐसे कहो 2 बार माइनस लिख लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिखूं तो अच्छा लगेगा, है ना। मैं क्या करता हूँ, कॉस रेस टू 5x को, या फिर ऐसे कहो कॉस x द होल रेस टू 5 को पहले लिख लेता हूँ, और जो साइन है, जो कि कॉस का डेरिवेटिव है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, उसको आगे लिख लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन x, लेकिन कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन होता है, तो यहाँ पर मैं माइनस अपनी मर्जी से लेकर आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ माइनस लेकर आए तो एक माइनस को बाहर भी रख देते हैं, ताकि माइनस माइनस बैलेंस होकर के प्लस हो जाए, क्योंकि हमारे पास प्लस साइन x दिया हुआ था। समझ में आ गया? ओके, अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल इसकी तरह मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा फंक्शन कौन है? हमारा फंक्शन कॉस है, और फंक्शन का डेरिवेटिव कौन है? माइनस साइन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? फंक्शन रेस टू n+1, ठीक है ना, 5+1 अपॉन 5+1, और माइनस ऑलरेडी था पहले से, तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा। तो फाइनली जो आंसर होगा वो क्या आएगा? माइनस में कॉस रेस टू 6x अपॉन 6 प्लस सी। क्लियर हुआ? ठीक है। इस तरीके से इस कोरोलरी को हम लोग अप्लाई करते हैं। चलो आ देता हूँ इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरी वाली कोरोलरी, दूसरी वाली कोरोलरी भी लगभग ऐसे ही है। अगर नीचे हमारे पास फंक्शन हो, ठीक है, नीचे फंक्शन हो, यानी कि डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव हो, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका आंसर होता है लॉग मॉड ऑफ फंक्शन, या ऐसे कहो लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन डिनोमिनेटर में।
तो अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, न्यूमरेटर में उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो उसका आंसर होता है लॉग मॉड ऑफ फंक्शन। इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो ठीक है, समझ में आ गया। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मैंने लिखा sin x अपॉन cos x dx, ठीक है। अब देखो साइन क्या है, फंक्शन है, साइन क्या है, फंक्शन है, और कॉस क्या है, उसका डेरिवेटिव है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? ओके, तो इसका आंसर ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ फंक्शन, फंक्शन यानी कि साइन एक्स। चलेगा ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो कोरोलरी अपने को दी हुई है उसमें न्यूमरेटर में डेरिवेटिव होना चाहिए और नीचे फंक्शन होना चाहिए। हमने क्या किया, ऊपर फंक्शन ले लिया और नीचे डेरिवेटिव ले लिया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्या करेंगे, सेम वैसे ही जो यहाँ पर किए थे, ऊपर डेरिवेटिव बनाते हैं और नीचे फंक्शन को रखते हैं। तो ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए माइनस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? तो ठीक है, माइनस लेकर के आए थे अपनी मर्जी से। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर एक माइनस लिख देता हूँ और बाहर भी एक माइनस लिख देता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देखो नीचे कौन है, कॉस, ये फंक्शन है, और ऊपर कौन है, माइनस साइन, जो कि कॉस का डेरिवेटिव है। तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव आता है, तो आंसर क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ फंक्शन, यानी कि लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस सी। क्लियर हो गया? अच्छा, माइनस था ना पहले से, ये देखो, मतलब ये जो हम लोग ने लेकर आए, तो ये माइनस को लगा देंगे, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? ब्लॉक की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जो सामने मल्टीपल होता है उसको हम लोग पावर में भेज सकते हैं। -1 को अगर ऊपर भेज दूं तो cos x द होल रेज़ टू -1 हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन cos x, और 1 अपॉन cos x क्या होता है, sec x होता है। क्लियर हुई बात? ठीक है। इसको अगर आप देखेंगे तो sin अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, और tan का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ sec x होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली कोरोलरी देखेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि नीचे रूट में फंक्शन दिया हुआ है, नीचे रूट में फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और ऊपर न्यूमरेटर में उस फंक्शन का डेरिवेटिव। देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नहीं है ऊपर, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नहीं है, सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव है, क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालोगे तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो ऐसा नहीं है, नीचे क्या है, रूट में फंक्शन है और सिर्फ इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है। तो इसका, इस इंटीग्रल का आंसर क्या होता है, 2 रूट ऑफ फंक्शन प्लस सी होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अगली कोरोलरी की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको समझाने के लिए पहले तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है जी ऑफ एक्स, मान लेते हैं, ठीक है। कोई फंक्शन एफ एक्स है जिसका इंटीग्रेशन जी एक्स है। तो अगर मैं एक्स की जगह एक कंपोजिट लीनियर फंक्शन लेकर आऊँ, एक्स की जगह एक कंपोजिट लीनियर फंक्शन लेकर आऊँ जो कि ए एक्स प्लस बी है, तो इसका इंटीग्रेशन जी ऑफ ए एक्स प्लस बी तो आएगा। यहाँ पर हमने x को ax प्लस बी से रिप्लेस किया, तो RHS में भी ax प्लस बी से रिप्लेस करेंगे, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आएगी, और वो क्या है, हम लोग फाइनल आंसर को x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। फाइनल आंसर को x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। समझ में आया? एग्जाम्पल लेकर के बता देता हूँ। मान लेते हैं कि साइन एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। तो अगर किसी ने आपको साइन 3x प्लस 2 दे दिया तो इसका आंसर माइनस कॉस 3x प्लस 2 तो होगा, लेकिन x के कोएफिशिएंट से भी हम लोग क्या करेंगे, आंसर को डिवाइड करेंगे। x का कोएफिशिएंट कौन है, 3 है, और प्लस में तो c ऑब्वियसली आएगा ही। क्लियर हो गया? तो ये 4 कोरोलरीज है जो हम लोग को सम्स में एक्सटेंसिवली यूज़ करनी पड़ती हैं। तो ये सारी कोरोलरीज आप लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो फॉर्मूले और टाइप्स है वो भी आप लोगों को सारे याद होने चाहिए। तो इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। वैसे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को टाइप्स और फॉर्मूले याद होने ज़रूरी है, लेकिन अगर किसी को टाइप्स और फॉर्मूले याद नहीं है तो जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाऊंगा, हर क्वेश्चन का टाइप और फॉर्मूला आप लोगों के साथ डिस्कस करते हुए चलूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो 2016 का है। इसके अंदर हमें क्या करना है, इस इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस इंटीग्रल को देखेंगे आप तो आपको 1 अपॉन में अंडर रूट क्वाड्रेटिक का टाइप याद आएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर तीसरा फॉर्मूला है 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले अपने पास है। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है ये तीनों में से किस में फिट होता है, ठीक है। और इसको इन तीनों में से किसी एक में फिट करने के लिए थोड़ा सा मैनिपुलेशंस करना पड़ेगा। तो वो मैनिपुलेशंस क्या है उसको देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 8 अपने को दिख रहा है नीचे डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन में, इसको 9 - 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब उससे होगा क्या, वो सारी चीज़ें आप लोगों को
समझ में आएगी। तो जो 8 है उसको मैं क्या लिख रहा हूँ 9 माइनस 1 लिख रहा हूँ। ये जो 8 है इसको क्या लिख लिया 9 माइनस 1 लिख लिया। और आगे जो 2x माइनस एक्स स्क्वायर है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब देखो ये जो 3 टर्म्स अपने को दिख रहे हैं इसमें से मैं क्या करता हूँ माइनस के साइन को कॉमन ले लेता हूँ। इसमें से मैं जैसे ही माइनस कॉमन लूँगा मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 2x नेगेटिव और -1 भी पॉजिटिव, क्योंकि हमने क्या किया माइनस को कॉमन ले लिया। तो अपने पास क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये x माइनस 1 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। x माइनस 1 द होल स्क्वायर को अगर आप ओपन करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो इसके बदले में क्या लिख लेता हूँ x माइनस 1 द होल स्क्वायर लिख लेता हूँ। तो हमारा जो इंटीग्रल है वो सिंप्लीफाई होकर के ऐसे दिखेगा, माइनस में x माइनस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो 9 है इसको मैं क्या करता हूँ 3 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। बात समझ में आ रही है। अब इसको देखो तो ये फॉर्मूले के अंदर परफेक्टली फिट हो रहा है ना। कौन सा वाला 1 में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया। इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। अब हमको देखना है कि हमारे पास x की जगह कौन है, तो हमारे पास x की जगह कौन है x माइनस 1 है, और a की जगह कौन है, a की जगह पे 3 है। a की जगह पे कौन है 3 है, और x की जगह पे कौन है x माइनस 1 है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/3 प्लस सी। ठीक है, इसको ऑप्शन में ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा, ऑप्शन सी पे। क्लियर होगी बात। आपको ये सोच सकता है कि सर हमको कैसे समझ में आएगा कि 8 को 9 माइनस 1 ही लिखना है। ठीक है, ये तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको सॉल्व करने का एक और एक तरीका है। वो कौन सा है, तो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके अंदर आप लोगों ने एक टाइप देखा था जिसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहते हैं। उस टाइप का भी इस्तेमाल करके आप लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या होता है, करना ये होता है कि जो वेरिएबल वाले टर्म्स अपने पास है उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक थर्ड टर्म ढूंढना पड़ता है। और थर्ड टर्म ढूंढने का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है ना। थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, थर्ड टर्म निकालते हैं हाफ इंटू में कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर से। हाफ इंटू में कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कौन है, +2 है। हाफ इंटू 2 द होल स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, अब थर्ड टर्म को क्या किया जाता है, थर्ड टर्म को ऐड भी किया जाता है और सब्ट्रैक्ट भी किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में 1 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ऐड वाला किसको दिया जाए और सब्ट्रैक्ट वाला किसको दिया जाए, यानी कि +1 किसको देना है और -1 किसको देना है। इसके लिए हम लोग एक्स स्क्वायर की साइन को देखते हैं। एक्स स्क्वायर नेगेटिव है इसीलिए -1 इसके साथ जाएगा और +1 इसके साथ जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता तो +1 इसके साथ जाता और -1 इसके साथ जाता। समझ में आ गया। इस तरीके से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो 8 + 1 क्या हो गया, 9 हो गया, है ना। और ये जो -1 था ये इसके साथ हम लोग ने लिख दिया यहाँ पर। क्लियर हुई बात। इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू इसके बराबर दी हुई है और हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो टाइप इस्तेमाल हो रहा है वो ये वाला है, a e⁻x प्लस b/c e⁻x प्लस d। ठीक है, इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूमरेटर को, किसको, न्यूमरेटर को इंटीग्रल में इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, a इंटू में डिनोमिनेटर प्लस b इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। समझ में आ गया। ठीक है, ओके। चलो अब देखो ये जो a और b हम लोग सपोज कर रहे हैं और जो क्वेश्चन में a और b दिया हुआ है ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात। तो हमें एक बार क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो a और b हम लोग मान रहे हैं ये सही में वही वाला a और b है या कुछ और मैनिपुलेशंस के साथ ये a और b मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं या कोई और वैल्यू पे पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर के बदले ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो मुझे मिलेगा a इंटू में डिनोमिनेटर प्लस b इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अपने क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली। तो न्यूमरेटर के बदले में क्या लिखता हूँ, a इंटू डिनोमिनेटर यानी कि a इंटू में 2e⁻x-5। ठीक है, और प्लस b इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि इसका डेरिवेटिव जो कि 2e⁻x हो जाएगा। समझ में आ रही बात। और डिनोमिनेटर में तो एज इट इज़ 2e⁻x-5 रहेगा। अब क्या करता हूँ, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ दोनों पे और इंटीग्रल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो अपने को मिलेगा a कांस्टेंट बाहर
टू ई रेस टू एक्स माइनस वाई, टू ई रेस टू एक्स माइनस वाई कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 dx, ठीक है। इंटीग्रल इसको भी जाएगा प्लस b कांस्टेंट है बाहर, यहाँ पर क्या बचेगा टू ई रेस टू एक्स अपॉन टू ई रेस टू एक्स माइनस 5 dx। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा ax, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा b इंटू नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। देखो अभी कोरोलरी हम लोग ने की थी थोड़ी देर पहले, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव। इसका आंसर क्या होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ फंक्शन या फिर लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। समझ में आया, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे अपने को ये मिल रहा है और यही तो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। समझ में आ रही बात, इस इंटीग्रल को इसी के इक्वल बताया गया है, ठीक है। यानी कि हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। ओके तो हमको कैसे समझ में आएगा, आप लोग को समझ में आएगा ये प्रैक्टिस से। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें भी समझ में आएगा कि देखो जो ए और बी दिया होता है ना, वो हमेशा वही ए और बी नहीं होता जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग आगे, तो इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जो ए और बी हम लोग मान रहे हैं वो क्वेश्चन वाला ही ए और बी है, तो यहाँ पर कुछ मैनिपुलेशंस नहीं हो रहे। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ए और बी की वैल्यू क्या है। इंटीग्रल को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर यही आने वाला है, ठीक है। चलो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कर दिया मैंने, आई गेस कि समझा पा रहा हूँ मैं आप लोगों को। 4e रेस टू एक्स माइनस 25 ये न्यूमरेटर है, इसको क्या सपोज करेंगे a इंटू में डिनोमिनेटर, यानी कि 2e रेस टू एक्स माइनस 5 प्लस में b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जो कि 2e रेस टू एक्स है। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा a इंटू 2e रेस टू एक्स प्लस b इंटू 2e रेस टू एक्स, और ये जो -5 ये था इसको मैं एंड में लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो 2e रेस टू एक्स कॉमन दिख रहा है, a प्लस बी ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, 2e रेस टू एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा -5a। क्लियर हुआ। अच्छा ये -25 एज इट इज़ रखता हूँ। ये जो 4e रेस टू एक्स दिख रहा है ना, इसको मैं 2 इंटू 2e रेस टू एक्स लिख लेता हूँ। 4 को स्प्लिट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2e रेस टू एक्स। समझ में आया। अब देखो दोनों क्वांटिटीज़ इक्वल है, ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2e रेस टू एक्स का कोएफिशिएंट कौन है a प्लस बी, और यहाँ पर 2e रेस टू एक्स का कोएफिशिएंट कौन है 2 है, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर है 2 के बराबर है। a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर है 2 के बराबर है। अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में देखो कौन सी वैल्यू ऐड करने पे 2 दे रही है। 5 प्लस 3 2 देगा क्या, नहीं 8 देगा, ये हमारा आंसर नहीं। 5 माइनस 3 2 देगा क्या, हाँ, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया। इसको देख लो -5 प्लस 3 क्या देगा -2 देगा, -5 माइनस 3 क्या देगा -8 देगा, तो हमारा आंसर कौन सा है ऑप्शन बी है। क्लियर हुआ। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो जो चीज़ हम लोग पहले देखे थे वो सिर्फ इसके लिए थी कि कहीं ए और बी कुछ और वैल्यूज़ तो नहीं है, ये चेक करने के लिए, ठीक है। और उसके लिए आप लोगों को सम सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपका इंटीग्रेशन के टाइप्स पे और फॉर्मूले पे अच्छा होल्ड है तो आप लोग इसको देख करके समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर ऐसे ही मिलेगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। चलो